एक निवाला पेट तक पहुंचाने का भगवान ने क्या खूब इंतजाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती है। बस मेहनत का या बेईमानी का इसका फैसला हमें अपने आप करना होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है तथा सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन पर होने वाले प्रभाव के बारे में ही बतला रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है और यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है तो व्यक्ति हर कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पूर्वज, पिता, सफलता, सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही, गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करेगा ही करेगा। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट, पिता के सुख में कमी या पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा, आंखों के रोगों से परेशान या आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है, ऐसे फल मिल सकते हैं। हर माह में और कोई ग्रह बदले या नहीं बदले, सूर्य जरूर बदलता है, क्योंकि चंद्रमा तो आपको मालूम है कि हर 54 घंटे के बाद में बदल जाता है, लेकिन सूर्य एक माह में एक बार जरूर बदलता है, उसी को ही संक्रांति कहा जाता है। तो सूर्यदेव जब बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करते हैं तो इस अवस्था को सूर्य की मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन संक्रांति को हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम माह होता है और इस दिन सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्यदेव का जब जब बृहस्पति की राशि धनु राशि या मीन राशि में जब जब भी गोचर होगा तब धनु या मीन संक्रांति कही जाती है और साथ साथ में उसे मल मास या खर मास भी कहते हैं। इस माह में सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि सभी शुभ कार्यों में सूर्य की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब ये ग्रह बृहस्पति की राशि में होता है तब इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस संबंध में मान्यता है कि इस दौरान सूर्य बृहस्पति ग्रह की सेवा में रहते हैं, इस वजह से सूर्य का प्रभाव कम माना जाता है, कम होता है। लेकिन इस काल में भक्ति, साधना और उत्सवों का क्रम जारी रहता है। मल मास में या खर मास में नामकरण, विद्या का आरंभ या कर्ण छेदन, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार या गृह प्रवेश या वास्तु पूजन आदि मांगलिक कार्यों को करना वर्जित माना गया है। संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन लोग जरूरतमंदों को खान पान की वस्तुओं का दान करते हैं। इस दिन गंगा, यमुना या पवित्र नदी हो या पवित्र स्थान हो, पवित्र तीर्थ हो, सरोवर हो, वहां जाकर के स्नान करना शुभ माना जाता है। और इसी दिन दान पुण्य करने के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना भी करनी चाहिए। इस बार मीन संक्रांति 15 मार्च 2022 को आ रही है। अब मीन संक्रांति में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए ये मैंने संक्षेप में बताया, लेकिन एक बार विस्तार से जान लीजिए। मीन संक्रांति में एक माह के लिए मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ऐसे में कुछ कामों को नहीं करना चाहिए, जैसे इस समय विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि खर मास के समय अगर विवाह किया जाए तो जीवन में कई तरह की परेशानी आ जाती है। न तो भावनात्मक सुख मिलता है और न शारीरिक सुख। इस समय काल में नया बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने पर वो फलता नहीं है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फिर बात आती है कर्ण छेदन या मुंडन जैसे कामों को भी निषेध बताया गया है। माना जाता है कि इसे करने से आपसी रिश्तों पर खराब असर पड़ता है। और इसी दौरान जमीन या मकान आदि नहीं खरीदना चाहिए, वास्तु पूजन नहीं कराना चाहिए या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस मकान का, उस जमीन जायदाद का, भूमि भवन का सुख नहीं मिल पाता। तो ये मान्यताएं हैं, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा माना है और ऐसा कहा है, तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए। अब मीन संक्रांति का जो पुण्य काल है या महापुण्य काल कौन सा समय है ये मैं आपको बतला रहा हूँ। इस वर्ष सूर्य की मीन संक्रांति का प्रारंभ 15 मार्च दिन मंगलवार से हो रहा है। इस दिन सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे आधी रात को 12:15 पर, अर्थात 15 तारीख लग जाएगी उस समय। इस दिन मीन संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 6:31 से शुरू होकर के दोपहर 12:30 तक रहेगा। मीन संक्रांति का पुण्यकाल 5 घंटे और 59 मिनट का होगा। लेकिन मीन संक्रांति का महापुण्यकाल 15 मार्च को प्रातः 6:31 से सुबह 8:31 तक अर्थात 2 घंटे तक मिलेगा। अब इस 2 घंटे में आप कोई तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, विशेष जो भी कार्य है, विशेष मुहूर्त है, वरना आप दोपहर तक जो मैंने टाइम बताया उसमें भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की।
क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में या राशि कुंडली में, गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो अच्छा करने की ओर भी प्रेरित करती है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से थोड़े दिन बाद सूर्य की बुध के साथ में युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा पहले तो यही बता देता हूं। 24 मार्च से लगा करके 8 अप्रैल तक सूर्य और बुध की युति रहेगी। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ में हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ में आ जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देता है। अर्थात बुधादित्य योग जो बनता है वो राजयोग कारक माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य के गोचर काल का समय क्या है। तो सूर्यदेव 15 मार्च 2022 की प्रातः जो ही ये डेट स्टार्ट हो जाती है 15 मार्च, उसी समय 12:15 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि दोनों के स्वामी है बृहस्पति देव। मीन राशि यह एक जल तत्व की राशि है, द्विस्वभाव राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रदान ग्रह। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि मीन राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर नजर कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। इससे विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपके कामकाज में और आपकी पद प्रतिष्ठा में समस्याएं भी आ सकती है। नौकरी पर कोई बात आ सकती है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ मुसीबतें भी झेलनी पड़ सकती है। बुखार अर्थात विशेष रूप से तेज बुखार या इन्फेक्शन जैसे बुखार से परेशानियां पैदा हो सकती है और पेट में अधिक गड़बड़ रह सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित रह सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसेज की ओर से आपका विरोध हो सकता है। आंखों में कष्ट की संभावनाएं रहेगी। मित्रों का व्यवहार भी विरोधाभास वाला हो जाता है, अर्थात वे भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। अपमानित होने की स्थितियां बनने लगती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय आपको जरूर राहत देंगे और वो सूर्य के उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में विस्तार से बतलाऊंगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश बहुत शुभ होगा और इससे आपकी कैपिटल में वृद्धि के आसार बनेंगे। बीच बीच में आपको बता दूं कि सूर्य राशि से 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। उसमें से एक स्थिति आपके लिए है। आपके ऑफिस में, आपके कैरियर में आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगा। हर प्रकार से लाभ, फाइनेंशियल गेन, आर्थिक उन्नति, बहुत अच्छा खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों का साथ आपको प्राप्त होने वाला है। हेल्थ अच्छी रहेगी। मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या अभिषेक आदि में इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा और आध्यात्मिक और सात्विकता में इस समय काल में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होने लगेगी और आपके प्रमोशन का यह समय हो सकता है। वहीं आपके पिताजी से भी आपको कुछ न कुछ सपोर्ट, मार्गदर्शन या लाभ मिल सकता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा और राशि से 10th हाउस में सूर्य को दिग्बली माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और बहुत से लोग, बहुत से विद्वान इस स्थिति को कुलदीपक योग वाली स्थिति से जोड़ते हैं। अब रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्तों, इन सभी का सुख प्राप्त होगा, संगति प्राप्त होगी और किसी नई प्लानिंग पर, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देंगे या शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सही है, आपके लिए पॉजिटिव है। आपकी जॉब में कुछ चेंजेस आ सकते हैं या जॉब में जो लोग चेंजेस करना चाहते हैं उन लोगों को भी कुछ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो भी आपके सीनियर्स हैं या समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे आपका संपर्क बढ़ सकता है। सज्जनों से लाभ हो सकता है और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कोई अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सम्मान और गौरव और रुतबा ये तो हर हालत में बढ़ना निश्चित है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। इससे आपके ऑफिस में, आपके कैरियर में, बिजनेस में या जो भी आपका बिजनेस सर्कल है उस समय या इस समय काल में आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है, कंफर्टेबल रह सकता है। लंबे समय से यदि आप कोई प्रोजेक्ट के लिए, मकान के लिए, कोई फ्लैट के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस समय सफलता मिल सकती है। चाहे वो
आप बेचना चाहते थे उस संदर्भ में हो सकता है, खरीदना चाहते थे उस संदर्भ में भी हो सकता है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई न कोई लाभ मिल सकता है या सरकारी योजनाओं से आप लाभ कमा सकते हैं। लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास भी होने लगेगा। झूठे आरोप भी आप पर लग सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। ऐसे ही समय काल में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग या अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है, पूजा भी रखवाई जा सकती है, लेकिन सूर्य के उपाय जरूर आपको राहत देंगे। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ जाएंगी और अपने ऑफिस में भी या अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में आपकी परफॉर्मेंस कुछ वीक रहने लगेगी, कुछ कम इफेक्टिव रहने लगेगी। जिन लोगों की नई नई नौकरी लगी है उनको तो नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। सब मिला करके प्रोफेशनल दृष्टि से या बिजनेस की दृष्टि से यह समय पॉजिटिव या कंफर्टेबल नहीं कहा जा सकता है। आपके कॉम्पिटिटर से, विरोधियों से विवाद हो सकता है। हेल्थ में आपको डाइजेशन सिस्टम या फिर पाइप से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन साथी को भी कुछ न कुछ कष्ट हो सकता है। खर्च बहुत ज़्यादा होगा या मेडिकल पे खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्य देव के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की या कटुता की उत्पत्ति हो सकती है या जीवन साथी संतान बीमार हो सकती है। जिनकी विवाह की बातें चल रही थी, फाइनल स्टेज पे थी, हो सकता है कुछ न कुछ कारण अड़चन आ सकती है, बात बीच में बिगड़ सकती है, व्यवधान मिल सकता है। आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में भी ऑब्स्टिकल्स आने से, पैसा फंसने से आप बहुत अशांत हो सकते हैं। लोग बाग या फ्रेंड सर्कल या जो व्यापारीगण भी कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं। यात्राएं असुविधाजनक या कष्टकारक हो सकती है। तो पेट के रोग, सिर दर्द या फिर मांसपेशियों में खिंचाव, स्पेशली कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां ज़्यादा आ सकती है। फाइनेंशियल लॉस और मानहानि के कारण मन ज़्यादा दुखी रह सकता है और ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय जरूर आपको राहत देंगे। राशि से 7th हाउस में सूर्य शुभ फल दाम्पत्य सुख में तो कभी नहीं देता है। यदि जन्म कुंडली में है तो भी यही कहानी है और यदि गोचर में है राशि 7th हाउस में तब भी यही बातें सिद्ध होंगी। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर व सूर्यदेव का प्रवेश होगा और यह पॉजिटिव रहेगा। जैसा कि मैंने एक सिद्धांत बताया था, आपकी राशि से 3rd, 6th और 11th जब भी गोचर में सूर्यदेव आएंगे ज़्यादा शुभ होंगे और अब आपको कार्य सिद्धि, सर्व सुखों की प्राप्ति हो सकती है। सारे सुख मिल सकते हैं और जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो काम होने लगेगा। नई नई शॉपिंग हो सकती है। जो आप खरीदना चाहते थे, जो आपने सोचा था, उसकी बारी अब आएगी। आपकी विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की, शत्रुओं की अब हार होगी। हेल्थ अच्छी रहेगी। एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। स्पेशली घुटने और कमर के दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। आपके सीनियर से या बड़े लोगों से सपोर्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आएगी। रोग, शोक, मोह इन सभी भावों का नाश होकर के शरीर और मन या फिर ये बोल सकते हैं तन और मन दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश सूर्यदेव के आने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने का योग बनेगा। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन रोजगार में, कामकाज में मेंटली इल्यूजन, कन्फ्यूजन के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगी। फिजिकली और मेंटली आपकी कैपेसिटी में कुछ कमी आ जाएगी। फाइनेंशियली स्टक भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है या पैसा फंस सकता है, फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता सताएगी या उनके कैरियर को लेकर के आप परेशान होंगे। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है। यात्रा में कुछ न कुछ असुविधा हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, चोटिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ में ऐसा होगा। ऐसा हो सकता है, संभावना है। आप सावधान रहेंगे तो वो स्थिति नहीं आएगी। और यदि आप सूर्य के उपाय करेंगे तो आप उस स्थिति को 100% टाल भी सकते हैं। यह आपके हाथ में है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि के असर बनने लगेंगे। कोई नई प्लानिंग पर, नई स्ट्रेटेजी पर, नए वेंचर पर काम करने का विचार बन सकता है। लेकिन
मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम भी आ सकती है और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में या काम में अड़चनें ज़्यादा आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद का माता के सुख का है। तो इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं आपको कम मिल पाएगी। यात्रा में भी प्राय असुविधाएं ज़्यादा मिलती है। परिवार के लोग ही विरोधी हो जाते हैं या फिर विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आती है, मान हानि तक की संभावनाएं बन जाती है। ऐसी स्थिति में जो जरूरी है उन लोगों से बात कीजिए और जो आपको मालूम है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना बनने का दिखावा करते हैं, उनको साइड में रखिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा और यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब रोगों से राहत, सुख, अमन, चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे। इस समय आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सज्जनों या फिर अपने सीनियर से मिल मुलाकात होने लगेगी और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। संतान से, फ्रेंड सर्कल से फाइनेंशियली गेन या फिर सपोर्ट मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। भाई बहनों की तरक्की के आसार बन सकते हैं या आपके द्वारा उनकी प्रगति हो सकती है। इस समय काल में आपके विरोधियों की आसानी से हार होगी या विरोधियों को अपने दिमागी ताकत के कारण आप उनको पटकनी दे देंगे या उनको कंट्रोल कर लेंगे। लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा ये आप इस समय काल में इजीली प्राप्त करेंगे और इस अवधि में प्राय बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट, प्रोग्रेस या अच्छे पद की प्राप्ति जरूर होती है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मिल मुलाकात ज़्यादा होगी। आपका खुद का स्वभाव भी फ्रॉड वाला, धोखेबाजी वाला, धूर्तता वाला या किसी न किसी को दगा देने की ओर अग्रसर हो जाएगा या मेंटेलिटी वैसी होने लगेगी। ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। 2nd हाउस में धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन सकते हैं। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का मामला उलझा हुआ है, बहुत टाइम से लिंगर ऑन हो रहा है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको सिरदर्दी करनी चाहिए या कुछ न कुछ एफर्ट तो जरूर करना चाहिए। लेकिन इस समय काल में सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, आंखों में इन्फेक्शन या फिर ये बोल सकते हैं माइग्रेन का दर्द ज़्यादा सता सकता है। व्यापार में या धन संपत्ति के सौदों में, इन्वेस्टमेंट में पैसा फंसने का डर ज़्यादा रहता है। सगे संबंधियों से, मित्रों से प्राय कोई न कोई विवाद हो जाता है और पूरा माह अशांति या क्लेश में व्यतीत हो सकता है। और ऐसे में सूर्य के उपाय आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, राहत देंगे, आपको एक प्रकार से सेफ कर देंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। राशिफल के क्रम में आखिरी राशि। आपकी राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यह समय होगा। साथ ही आपकी कैपेसिटी, आपका हुनर और आपकी काबिलियत या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी। यह भी पॉसिबल है कि आप में ईगो, अहंकार की भावना डेवलप हो जाए। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है, मान सम्मान में कुछ कमी भी आ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर स्टमक से संबंधित रोग, आंखों के रोग फिर भी कुछ न कुछ ढंग से परेशान कर सकते हैं। ये गोचर आपको व्यर्थ में इधर इधर घुमाने का काम भी करेगा। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने परिवार से अलग भी होना पड़ सकता है। कोई प्रोजेक्ट के थ्रू, कोई काम के थ्रू या बिजनेस के लिए हो सकता है ज़्यादा समय तक बाहर रहना पड़े। संबंधियों, मित्रों, सज्जनों से विवाद होने से मानसिक संताप भी लगातार बना रहता है। ये था सूर्य का मीन राशि में गोचर फल आप हर राशि के लिए। अब बात करते हैं सूर्य के दोष निवारण के उपायों की। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अतः सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या बछड़े का दान करना चाहिए। जो आपसे हो सके, जो आपकी सामर्थ्य हो। कोई जरूरी नहीं कि सारी चीज़ों का दान करें। जो भी आपसे हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, वो दान करें। और यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र करें तो और ज़्यादा शुभ रहता है। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या आती है। तो रविवार को इन वस्तुओं का दान आप निरंतर करेंगे तो इन रोगों से, इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं स्नान द्वारा सूर्य का दोष निवारण कैसे हो सकता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हमको दान देने में कुछ न कुछ अड़चन है, दान किसको दें और फिर खरीदना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो लोग बोलते हैं।
लेकिन अब मैं जो ये उपाय बता रहा हूँ ये तो आप अपने घर में कर सकते हैं और आप पर्सनली इसको करना है, किसी को बताना भी नहीं है। जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारी स्थिति में हो तो आपको स्नान करते समय जल में खसखस या लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है। तो खसखस, लाल पुष्प या केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं तथा सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शक्ति, इसका विकास हो सकता है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्य दोष निवारण के कोई दूसरे उपाय या अन्य उपायों की। उसमें सबसे पहले नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करें और या फिर नवग्रह कवच धारण कर सकते हैं। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका मंत्र जाप कर सकते हैं और या फिर सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग गायत्री उपासक हैं वो सूर्य का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य स्तोत्र में आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये था सूर्य का गोचर फल और साथ ही साथ सूर्य के उपाय भी। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर यह एपिसोड आधारित है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपनी जन्म जो कुंडली में ग्रह की स्थिति है, सूर्य की स्थिति है, सूर्य किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों के साथ में है, किन ग्रहों की दृष्टि में है, इन सभी से भी आप यह राशिफल जान सकते हैं। और यह पे ज़्यादा अच्छा होगा जो आपके प्रश्न हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपको भविष्य में कुछ काम करना है या भविष्य में झांकना है, आपको 5-10 साल को लेकर के कोई न कोई पॉलिसी बनानी है, प्लानिंग करनी है, तो उस स्थिति में कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। राजयोग की कुंडली यदि आपके पास में है तो आप आसानी से उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके अंदर राजयोग है और उनसे संबंधित कोई योग सूर्य से संबंधित है तो जब भी सूर्य की दशा आएगी आपकी लाइफ का सबसे अच्छा समय होगा। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं या आप चाहें तो घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपने प्रश्नों का, अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में 11, 12 और 13 मार्च को मुंबई शहर में रहूँगा, तो 26 और 27 मार्च को मैं दिल्ली में मिलूँगा और उसके बाद में मुंबई, पूना, नागपुर, फिर वापस दिल्ली और कलकत्ता, ये सब अप्रैल में कार्यक्रम होने वाले हैं और जिसकी सूचना आपको अग्रिम तौर से स्क्रीन पर जो स्क्रॉल घूमता है उसमें दी जाती है और साथ साथ में आपको इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो जब भी रूबरू मिलने की इच्छा हो अपॉइंटमेंट फिक्स करें, समय से पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।